वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे जॉइंट लाइबिलिटी एंड ग्रुप लाइबिलिटी, जिसे हम कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट के थ्रू पढ़ेंगे, सेक्शन 34 एंड 149। तो सबसे पहले देख लेते हैं लाइबिलिटी के बेसिक्स। तो यहाँ पे मैंने 3 तरह की लाइबिलिटी डिस्क्राइब करी है। वैसे 4 होती है, पर एक को मैंने एक्सक्लूड कर दिया है क्योंकि वो इतनी काम नहीं आती है। तो पहले देख लेते हैं लाइबिलिटी का मतलब। पर्सन 1 है और ये पर्सन 2 है। पर्सन 1 ने पर्सन 2 को स्टैब करके मार दिया। अब इस केस में पर्सन 1 पर पर्सन 2 की मौत की लाइबिलिटी आएगी। नेक्स्ट देखते हैं जॉइंट लाइबिलिटी। अब इसे कैसे समझेंगे? यहाँ देखिए पर्सन 1 और पर्सन 2 है, ये दोनों ने साथ में मिलकर पर्सन 3 को मार दिया। तो यहाँ पर इन दोनों की ही लाइबिलिटी आएगी, मर्डर करने की किसका? पर्सन 3 का। अब हम बात करते हैं हमारी थर्ड लाइबिलिटी की, जो है कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी। ये एक तरह की जॉइंट लाइबिलिटी ही होती है। इसको एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए पर्सन 1 और पर्सन 2 हैं, ये प्लान करते हैं मर्डर पर्सन 3 का। अब पर्सन 2 बोलता है पर्सन 1 तुम बाहर खड़े रह के घर के और पहरा देना और मैं उसके घर में जाके उसका मर्डर कर दूंगा। अब ऐसा ही होता है, पर्सन 2 उसका अंदर जाके मर्डर कर देता है और 1 बाहर खड़े होकर गार्ड करता है उसको। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? प्लान मर्डर का दोनों का था, तो लाइबिलिटी भी दोनों पर ही आएगी। अब जो फोर्थ लाइबिलिटी थी वो है विकरस लाइबिलिटी। ये एक मास्टर सर्वेंट लाइबिलिटी होती है। मतलब अगर सर्वेंट ने कोई क्राइम किया तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? मास्टर की। मास्टर उसके एक्ट के लिए लाइबल माना जाता है। बट ये जो लाइबिलिटी है ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, पर फिर भी मैंने थोड़ी सी डिस्क्राइब इस वीडियो में मैंने कर दी है। आपको लाइबिलिटी का मतलब अच्छे से क्लियर हुआ होगा। डिफरेंट टाइप ऑफ लाइबिलिटीज़ भी आपने देख ली कि आईपीसी डिफरेंट टाइप ऑफ लाइबिलिटीज़ को किस तरह से देखता है और उसको किस तरह से डील करता है। तो अब हम हमारा मेन टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, जो है इंटेंशन, कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट। जो कॉमन इंटेंशन है वो सेक्शन 34 में दिया गया है और कॉमन ऑब्जेक्ट जो है वो सेक्शन 149 में डिफाइन हुआ है। ये दोनों ही एक जैसे दिखते हैं, लगते हैं, पर ये एक जैसे नहीं होते। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉमन इंटेंशन की, जो सेक्शन 34 में डील किया जाता है। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगी। मान लीजिए 4 लोग हैं, पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3 और पर्सन 4। ये चारों मिलके डिसाइड करते हैं मर्डर पर्सन 5 का। अब ये प्लान क्या करते हैं? जो प्लानिंग करते हैं मर्डर की, उसमें क्या करते हैं कि पर्सन 1 जो है और पर्सन 2 ये दोनों क्या करेंगे? पहरा देंगे उस पर्सन 5 के घर के बाहर कि कोई आ नहीं जाए। पर्सन 3 है, उसकी जिम्मेदारी क्या होगी कि वो उसको आर्म्स प्रोवाइड करेगा, मतलब उसको गन ला के देगा। ठीक है, और मारेगा कौन? मारने की जिम्मेदारी हो गई पर्सन 4 की। ठीक है, तो ये चारों मिलके उसका मर्डर प्लान कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है, क्रिमिनल लॉ कभी भी ये नहीं बोलता कि अगर लोग ज़्यादा होंगे तो सज़ा कम मिलेगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जितने लोग होंगे उनको उतनी ही, अगर उन्होंने कॉमन इंटेंशन के साथ क्राइम किया है तो उनको इक्वल सज़ा मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि अगर ज़्यादा लोग मिलकर कोई क्राइम कर रहे हैं तो उनको सज़ा कम मिलेगी। कॉमन इंटेंशन के बेयर एक्ट की लैंग्वेज पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 34, व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, ईच ऑफ सच पर्सन इज लायबल फॉर द एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ इट वर डन बाय हिम अलोन। मतलब कोई भी क्रिमिनल एक्ट जब एक से ज़्यादा लोग मिलके कर रहे हैं और उनका कॉमन इंटेंशन भी शामिल है, तो उनको एक जैसा ट्रीट किया जाएगा। वो सब इक्वली लायबल माने जाएंगे, उनको इक्वल सज़ा दी जाएगी। ऐसा माना जाएगा कि उस हर एक पर्सन ने वो काम कैसे ट्रीट किया जाएगा उनको लॉ में, कि उसने अकेले ने वो काम किया है। इस तरह से उसको सज़ा दी जाएगी। कॉमन इंटेंशन में हमेशा याद रखना कि जॉइंट लाइबिलिटी यूज़ की जाती है। तो अब हम देख लेते हैं कॉमन इंटेंशन का एक लैंडमार्क केस, जो है बरिंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर। इसको पोस्ट मास्टर केस भी बोला जाता है। ये बहुत पॉपुलर केस है। इसमें होता क्या है, इसमें 4 लोग होते हैं, बरिंद्र कुमार एंड 3 अदर्स। ये लोग प्लान करते हैं कि हम पोस्ट ऑफिस लूटेंगे। प्लान में ये होता है कि बरिंद्र कुमार बाहर खड़े रह के पोस्ट ऑफिस के पहरा देंगे और बाकी बचे हुए 3 लोग अंदर जाके पोस्ट ऑफिस को लूट लेंगे। ठीक है, पहले के ज़माने में पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा होता था, अभी भी होता है पर उतना नहीं। ठीक है, तो ये चारों लोग जाते हैं, बरिंद्र कुमार पोस्ट ऑफिस के बाहर खड़े रह के पहरा दे रहे होते हैं। इन लोगों के पास गन वगैरह भी होती है। तो ये लोग मतलब जो बाकी बचे हुए 3 लोग थे वो पोस्ट ऑफिस के अंदर एंटर करते हैं और पोस्ट ऑफिस के लोगों को गन से डराते हैं और पोस्ट मास्टर को बोलते हैं कि हमको पैसा दो। पर पोस्ट मास्टर उनको पैसा देने से मना कर देता है। तो उनमें से कोई एक जो पर्सन है वो उसको शूट कर देता है और उसको जान से मार देता है।
तो क्या होता है फिर ये लोग पोस्ट ऑफिस लूट के वहाँ से भाग जाते हैं। तो बरिंद्र कुमार भी उनके साथ भागने लगते हैं। अब होता क्या है, वो 3 लोग तो वहाँ से चले जाते हैं, भागने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, पर बरिंद्र कुमार को पुलिस पकड़ लेती है। तो जब वो पुलिस पकड़ लेती है बरिंद्र कुमार को, तो उस पर 2 सेक्शन लगाती हैं, सेक्शन 302 एंड सेक्शन 34 एप्लीकेबल होता है बरिंद्र कुमार पे। बरिंद्र कुमार पे लग जाते हैं मर्डर के चार्जेस। अब बरिंद्र कुमार बोलता है कि मैंने तो मर्डर किया ही नहीं, मैंने तो उसको शूट किया ही नहीं। तब कोर्ट बोलता है कि तुमने मर्डर नहीं करा, ऐसा नहीं है, तुम्हारा कॉमन इंटेंशन उसमें शामिल था। तुम लोगों ने जब गन वगैरह के साथ वहाँ एंटर कर रहे हो और तुम वहाँ उस चीज़ पे एग्री कर रहे हो, तो वहाँ पर तुम्हारा कॉमन इंटेंशन प्रूफ हो जाता है, इसलिए तुम पे ये चार्जेस एप्लीकेबल होंगे और तुम पोस्टमास्टर की डेथ के लिए लायबल भी हो। इंटेंशन जो है वो हाईएस्ट डिग्री ऑफ मेंसरिया होता है, उसमें हायर कल्पेबिलिटी देन नॉलेज, रैशनेस एंड नेग्लिजेंस होता है। द टर्म इंटेंशन जो है वो कहीं पर भी आईपीसी में डिफाइन नहीं किया गया है। ये डिफाइन किया गया सेक्शन 34 में डील करता है आईपीसी में विद कॉमन इंटेंशन। जैसे हमने पढ़ा था बरिंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर केस, पोस्टमास्टर केस में, कि 4 लोग थे, उन्होंने अलग अलग तरीके से ड्यूटीज़ परफॉर्म करी। एक ने बाहर गार्ड किया तो 3 ने मर्डर किया, तो पर लायबल चारों ही हुए क्योंकि उनका कॉमन इंटेंशन था। और कोर्ट ने ये बोला कि उन्होंने उन लोगों ने इंडिविजुअलिटी के साथ वो परफॉर्म किया है क्राइम, इसलिए उनको एक जैसी सज़ा मिलेगी, इक्वल मिलेगी जो भी सज़ा होगी। ऐसा नहीं कि उसने बाहर रह के गार्ड किया था तो उसको कम सज़ा मिलेगी और जो लोग अंदर गए थे उनको ज़्यादा सज़ा मिलेगी, क्योंकि उन्होंने एग्री किया था कि अगर ऐसा कुछ होता है तो अगर हम आर्म्स एंड एम्यूनेशन लेके अंदर जा रहे हैं तो मतलब हम किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, तो इसलिए उन चारों को ही इक्वल सज़ा मिलेगी। अब बात करते हैं कॉमन इंटेंशन मीन्स दैट देयर वर अ प्री अरेंज प्लान। अब जो कॉमन इंटेंशन उसका मेन इंग्रेडिएंट होता है प्री अरेंज प्लान, मतलब आपने पहले से ही डिसाइड किया है कि आप ये क्राइम परफॉर्म करने वाले हो, विद ऑल द इंडिविजुअल आर एक्टिंग इन फर्दरेंस ऑफ दैट प्लान। मतलब एक एक जना जो उस प्लान में शामिल था वो उसी प्लान के अकॉर्डिंग काम कर रहा होता है, तो वो क्या माना जाता है, कॉमन इंटेंशन। अब थोड़ी और क्लियरिटी के लिए केसेस देख लेते हैं। एक्ट डन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, ये हमारा फर्स्ट केस है। The liability would be there also for the act done in furtherance for the decided act common intention। यह शंकर लाल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इसमें क्या था, 4-5 लोगों ने डिसाइड किया कि हमको एक आदमी का मर्डर करना है। वो लोग उसके घर के बाहर गए पर उसके घर के बाहर गार्ड तैनात था, तो उन्होंने घर में घुसने के चक्कर में उनमें से किसी एक ने गार्ड का भी मर्डर कर दिया। ठीक है, मेन मोटिव क्या था, मेन ऑब्जेक्ट क्या था उस चीज़ को क्राइम को करने का, कि आर का मर्डर करना है जो पर्सन है। ठीक है, पर उन्होंने उस गार्ड का भी मर्डर उसके साथ कर दिया। तो गार्ड का मर्डर करना पहले तय नहीं था, बट फर्दरेंस ऑफ द एक्ट, मतलब एक्ट को करने के लिए उसका मर्डर करना उनको पड़ा। ठीक है, तो उस मर्डर के लिए भी वो लोग लायबल माने जाएंगे क्योंकि वो भी उनका कॉमन इंटेंशन था। बोल रहा है ऑन स्पॉट मीटिंग ऑफ माइंड्स। The pre-arranged plan may develop on spot between people, but there should be a clear and unpreachable evidence for the interference। मतलब कॉमन इंटेंशन के लिए एक रिक्वायर्ड कंडीशन होती है प्री मीटिंग ऑफ माइंड्स, बट ये ऑन स्पॉट भी तो हो सकता है। बट ऑन स्पॉट मीटिंग ऑफ माइंड्स के लिए आपके पास एविडेंस होना नेसेसरी होता है। तो एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लो मुझे किसी का मर्डर करना है और मेरे साथ एक बहुत बड़ा क्राउड है और मैं उनको चिल्ला के बोल रही हूँ कि चलो इसको जान से मार देते हैं, और वो जो क्राउड है वो उसको जान से भी मार रहा है। मेरा और क्राउड का कॉमन इंटेंशन प्रूफ हो रहा है, क्योंकि अगर मैं उन्हें बोल रही हूँ कि चलो इसको जान से मार देते हैं और वो मेरे कहने पे उसको जान से भी मार रहे हैं, तो हमारा यहाँ पे कॉमन इंटेंशन प्रूफ हो गया है। तो ये कृष्णा गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है। नेक्स्ट इज, अब हम देखते हैं क्या देखेंगे, हम देखेंगे पॉइंटर्स अबाउट कॉमन इंटेंशन। सो फर्स्ट इज premeditation of minds is necessary. Second is the common intention may develop as the surplus of movement but should be shared among each other. Third is common intention can only be proved by facts and circumstances of the cases। मतलब आप किसी के दिमाग में घुस के तो देखोगे नहीं, फैक्ट्स पर ही ध्यान दोगे। Fourth is common intention is not similar intention। Similar intention is a different thing and common intention is a totally different thing। इसमें आप एक जैसे ट्रीट नहीं किया जाता। सिमिलर इंटेंशन के अंदर आपको अपने हिसाब से, जो आपने इंडिविजुअलिटी के साथ जो आपने क्राइम किया है, आपको उस तरीके से सज़ा दी जाती है, और कॉमन इंटेंशन में सबको इक्वल सज़ा मिलती है। फिफ्थ इज बेनिफिट ऑफ डाउट शैल बी गिवन टू एक्यूज्ड एंड इफ़ कॉमन इंटेंशन इज़ नॉट देयर सेक्शन 38 शैल अप्लाई। मतलब 38 अप्लाई होगा तो मतलब 34 अप्लाई नहीं होगा। कॉमन इंटेंशन के बाद अब बात कर लेते हैं कॉमन ऑब्जेक्ट की।
ये चैप्टर 8 ऑफ आईपीसी ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी इसके रिगार्ड में काम आता है। सेक्शन 141 टू सेक्शन 160 इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। सेक्शन 141 डिफाइन अनलॉफुल असेंबली। अब अनलॉफुल असेंबली की क्या क्या कंडीशन है? 5 या 5 से ज़्यादा लोग होने चाहिए, प्लस 1, 2, 3 एंड 4, 5। इन 5 में से कोई भी एक कंडीशन एटलीस्ट फुलफ़िल होनी चाहिए, या तो एक हो या एक से ज़्यादा हो, बट ये कंडीशंस फुलफ़िल होनी चाहिए। जैसे रेसिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ, क्रिमिनल ट्रेसपास, मतलब इन 5 में से कुछ किया होना चाहिए उन लोगों ने, तभी उन लोगों को अनलॉफुल असेंबली के लिए लायबल किया जाएगा। कॉमन इंटेंशन में हमने देखा था ऐसी कोई 5 स्पेसिफिक कंडीशन नहीं दी हुई थी या ज़्यादा स्पेसिफिक कंडीशंस नहीं थी, उसका एम्बिट काफ़ी वाइड भी था। लेकिन अनलॉफुल असेंबली में इन 5 के अंडर ही कुछ किया होना चाहिए, तभी वो अनलॉफुल असेंबली के अंदर कंसिडर होगा, मतलब कॉमन ऑब्जेक्ट प्रूफ होगा। अब इंग्रेडिएंट ऑफ अनलॉफुल असेंबली क्या क्या है? फर्स्ट इज़ असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन, मतलब इसमें 5 या 5 से ज़्यादा लोग शामिल होने चाहिए। सेकेंड इज़ कॉमन ऑब्जेक्ट फॉर देम कैन फॉर्म एट एनी स्टेज। अब हमने देखा था कॉमन इंटेंशन में प्री मीटिंग ऑफ माइंड्स होना ज़रूरी था, पर यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है। थर्ड इज़ कॉमन ऑब्जेक्ट मस्ट बी आउट ऑफ द 5 मेंशन इन सेक्शन 141। जो 5 कंडीशंस थी वो उनमें से एक तो फुलफिल एटलीस्ट होनी ही चाहिए, एक हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। कॉमन इंटेंशन हमने पढ़ लिया और कॉमन ऑब्जेक्ट भी हमने पढ़ लिया, बट मैंने यहाँ पे इन दोनों के बेसिक डिफरेंसेस मेंशन किए हैं। तो फर्स्ट देखते हैं डिफरेंस कॉमन इंटेंशन का। सेक्शन 34 डज नॉट क्रिएट ऑफेंस इन इटसेल्फ, ओनली लेज डाउन प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लाइबिलिटी। मतलब अब कोई सेपरेट ऑफेंस होना चाहिए एंड वो सेपरेट ऑफेंस एडिड विथ 34 क्रिएट जॉइंट लाइबिलिटी। 34 इन इटसेल्फ डज नॉट क्रिएट एनी लाइबिलिटी, मतलब 34 कोई ऑफेंस नहीं है, 34 बस एक थ्योरी है। देखते हैं कॉमन ऑब्जेक्ट का डिफरेंस। सेक्शन 149 क्रिएट्स एन ऑफेंस इन इटसेल्फ being a member of the unlawful assembly which is punishable under section 143। अभी क्या बोल रहा है? सिर्फ सेक्शन 149 के बेसिस पर अनलॉफुल असेंबली करने के बेसिस पर सज़ा दी जा सकती है। देन अब देखते हैं कॉमन इंटेंशन का सेकंड पॉइंट। कॉमन इंटेंशन अंडर सेक्शन 34 नॉट डिफाइन एनीवेयर इन आईपीसी। कॉमन इंटेंशन का जो स्कोप है वो बहुत ही वाइड है, तो ये जो कॉमन इंटेंशन है वो आईपीसी में कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है। अब बात करते हैं कॉमन ऑब्जेक्ट के। कॉमन ऑब्जेक्ट मस्ट बी वन ऑफ द 5 इंग्रेडिएंट डिफाइन अंडर द सेक्शन 141। बट जो कॉमन ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ 5 इंग्रेडिएंट में से कोई भी एक इंग्रेडिएंट अगर फुलफिल होगा तभी वो कॉमन ऑब्जेक्ट माना जाएगा। अब इसका थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड नेसेसरी फॉर कॉमन इंटेंशन, मतलब प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड होना ज़रूरी है कॉमन इंटेंशन में, वाइल कॉमन ऑब्जेक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है। देन फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है कॉमन इंटेंशन का? एप्लीकेबल व्हेन 2 और मोर पर्सन आर इन्वॉल्व, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा लोग होंगे तभी वो कॉमन इंटेंशन के अंडर आएगा। कॉमन ऑब्जेक्ट में क्या होता है? 5 जने होने चाहिए या 5 से ज़्यादा लोग होने चाहिए। देन लास्ट फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहा है? पार्टिसिपेशन एक क्रूशियल एस्पेक्ट है कॉमन इंटेंशन में, जबकि कॉमन ऑब्जेक्ट में ऐसा कोई भी एस्पेक्ट दिया हुआ नहीं है। सो आई होप आपको बेसिक ऑफ जॉइंट लाइबिलिटी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट, ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। प्लीज़ लाइक द वीडियो इफ़ इट वॉज हेल्पफुल, सब्सक्राइब इफ़ यू वॉन्ट टू सी मोर सच वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।